नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जीएस मॉक टेस्ट 15 डिस्कस करेंगे। अगर इसके पहले के मॉक टेस्ट आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको 14 पूरे मॉक टेस्ट एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। इस मॉक टेस्ट में आपके 40 प्रश्न दिए गए हैं। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगी और आपको बताऊंगी आरओ के फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसमें एंटायर सिलेबस कवर किया गया है आरओ का थ्रू वीडियो लेक्चर्स। आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आपको ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर आपको अगर किसी भी तरीके का डिस्कशन करना हो या फिर किसी भी तरीके का आपको डाउट होता हो तो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पे नंबर साफ साफ मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप नंबर पर जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, मैच द कॉलम है। तो सूची 1 में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं इसको हम देख लेते हैं। विधि का शासन, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। फिर संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। ठीक है, क्या बोला गया, कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन। और आखिरी आपको दिया गया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब ये कहां से लिए गए हैं वो आपकी सूची 2 में दिया गया है। आयरलैंड, ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहां से कई बार प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने भी हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको कर लीजिए इंपॉर्टेंट। अभी तक आप में से कई बच्चों ने इसका उत्तर भी दे लिया होगा, क्योंकि ये एक आसान प्रश्न में भी आता है। तो चलिए, जब भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ठीक है, जब हम बात करते हैं डीपीएसपी की तो हम किसकी बात करते हैं, आयरलैंड की। जब हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट आपका यूएसए हो गया। तो देखिए, रूल ऑफ लॉ ए का 3 2 जगह दिया गया है, बी का 1 दोनों जगह दिया गया है। फिर उसके बाद सी का 4th होगा आपका, यहां पर दिया गया है, और फंडामेंटल राइट यूएसए। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो गया, बी जो है वो सही उत्तर है। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। जिसने नहीं सही उत्तर दिया, प्लीज आप इस तरीके के प्रश्न को तैयार कर लीजिए। पेपर में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन पंचशील समझौते के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पंचशील पैक्ट की बात की गई है और बोला है इसमें से कौन सा नहीं आता है। तो इस प्रश्न को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ूंगी। पहला आपको दिया गया है, प्रत्येक देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करेगा। Each country shall have the mutual respect for each other's sovereignty and territorial integrity। ठीक है, पहला। दूसरा आपको दिया गया, गैर आक्रमण का सिद्धांत अपनाया गया। The principle of non-aggression was adopted। सी ऑप्शन है आपका, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। Will not interfere in each other's internal affair in any ways। और आखिरी आपका दिया गया गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। तो पंचशील पैक्ट की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं ये 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पंचशील पैक्ट में आता है। लेकिन जो आखिरी ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया है नॉन अलाइनमेंट वाला, वो आपका पंचशील पैक्ट का पार्ट नहीं था। देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, हम इसकी बात करते हैं। जब कोल्ड वॉर हो रहा था, जब कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर एरा की बात हम कर रहे हैं, तो जो ग्लोब था ना वो 2 हिस्सों में बट गया था। ठीक है, हम कह सकते हैं बाइपोलर हो गया था, मतलब विश्व में 2 शक्तियां थी। और वो 2 शक्तियां कौन कौन सी थी जरा समझिए। एक तरफ आपका यूएसएसआर था, जो कि क्या प्रमोट कर रहा था, सोशलिज्म प्रमोट कर रहा था। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था, यूएसए था, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा था, कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहा था। तो पूरा विश्व आप कह सकते हैं 2 हिस्सों में बंट गया था।
लेकिन इसी समय कुछ ऐसे भी देश थे जिनको अभी अभी स्वतंत्रता मिली थी, जिसमें से भारत भी एक देश था, ठीक है। और भारत ने डिसाइड किया ना हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे, ना हम यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे, ना हम कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेंगे, ना हम सोशलिज्म को सपोर्ट करेंगे, हम किसी से भी अलाइन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा, हम न्यूट्रल रहेंगे। और इसी के चलते भारत ने नाम फॉर्म किया और भी देशों के साथ मिलकर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। हम न्यूट्रल रहेंगे। हम जो दो बायपोलर शक्तियां थी, जो दो शक्तियां थी विश्व में कोल्ड वॉर के समय, हम इन दोनों में से किसी को भी सपोर्ट ना करके न्यूट्रल रहेंगे, अपने खुद के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। होप आपको चीजें समझ में आई हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम पंचशील पैक्ट की बात करते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात की जाती है। देखिए यहाँ पे बोला जाता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, जो संप्रभुता है हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब सॉवरेनिटी की, एक दूसरे की इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे हम, ठीक है। फिर गैर आक्रमण का सिद्धांत अपनाया। गैर आक्रमण का सिद्धांत क्या है, हम किसी भी तरीके का म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पर, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो उनके इंटरनल मैटर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे हम, ठीक है। सभी देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे तथा परस्पर लाभ के सिद्धांत पर काम करेंगे। हम एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये कुछ चीजें थी जो आपके पंचशील पैक्ट में था, 5 सिद्धांत थे। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई थी यहाँ पर। ये 5 चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पेपर में इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो होप आपको चीजें क्लियर हुई हो। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्रीय विशेषता से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रिपब्लिकन फीचर? कौन सा रिपब्लिकन फीचर नहीं है? पहला आपका दिया गया राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च रहे, ठीक है, द स्टेट इन विच द पीपल आर सुप्रीम। दूसरा आपका दिया गया सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द इलेक्टेड हेड, ठीक है, यहां पे देखिएगा, इसको अंडरलाइन करिए, इन द इलेक्टेड हेड। फिर तीसरा आपको दिया गया है सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो, ठीक है, सुप्रीम पावर वेस्टेड इन वन पर्सन। और आखिरी आपको दिया गया ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी, अ गवर्नमेंट मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसमें आपका कौन सा फीचर नहीं है? नॉट की बात की गई है, ठीक है, गणतंत्र राज की बात की गई है और नॉट पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्लास, यहां पे जो सी ऑप्शन दिया गया है कि सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो, जब भी हम एक व्यक्ति को सारी शक्ति दे देते हैं तो वहां पे मोनार्की होती है, ठीक है, क्या होती है? मोनार्की। जहां पे एक व्यक्ति जो किंग है वहां का वो सुप्रीम होता है। तो बी इज, सॉरी यहां पे बी नहीं, एक मिनट इसको सही कर लीजिए, ये तो सी ना, मैंने यहां पे अभी आपको बताया, इंग्लिश वाले में मैंने बी मार्क कर दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। सी, सुप्रीम पावर वेस्टेड इन वन पर्सन इज नॉट अ फीचर ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पर वो चीज समझ में आ गई ना, जब भी किसी एक के पास सारी शक्ति होती है तो वहां पे मोनार्की होती है मेनली, ठीक है। अब द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज वन in which the power of sovereignty are vested in the people, ठीक है, लोगों के पास शक्ति होती है, ठीक है, and are exercised by the people either directly or through the representatives chosen by the people to whom those power are specially delegated। वही चीज जो वहां पे लिखी है उसी चीज को यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है? जब भी हम रिपब्लिकन सिस्टम की बात करते हैं, रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे असली पावर जो होती है, कौन सुप्रीम होता है, कौन सॉवरेन होता है, वो वहां की जनता, पीपल्स की बात की गई है, ठीक है। अब ये पीपल पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके उसको पावर डेलीगेट कर दे, उसको पावर दे दे। चीजें क्लियर हो गई होगी, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, नहीं तो बोरियत होने लगेगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय तत्वों को किस क्रांति से लिया गया है? फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन? पहला ऑप्शन आपको दिया गया फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस और आखिरी आपको दक्षिण अफ्रीका दिया गया है। तो मैं बता दूं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। जो सी है वो सही उत्तर है,
और रशियन रिवॉल्यूशन का समय आपका क्या है 1917, ठीक है 17। अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहां पे क्रांति दी गई है, रिवॉल्यूशन वहां पे ईयर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है फ्रांसीसी क्रांति, फिर जापानी क्रांति, फिर अमेरिकी क्रांति, फिर आखिरी आपको दिया गया पहली औद्योगिक क्रांति। और यहां पे करेक्टली मैच जो है वो आपका है जापान रिवॉल्यूशन, जो कि 1868 से 1869 तक रहा। अब देखिए हम और चीजों को देख लेते हैं। जो जापानी क्रांति है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 1868 से 1869 तक इसकी ड्यूरेशन थी। फिर जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो ये 1789 से स्टार्ट हुई थी और 1990 तक इसकी ड्यूरेशन थी। अमेरिकन क्रांति की बात करते हैं तो 1775 से 83। और पहली औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो 1760 और 1820। तो ये ईयर्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहां पर, निम्नलिखित में से कौन गलत है। गलत पूछा गया है आपसे। राज्य दिए गए हैं और लोकसभा की सीटें दी गई है। क्लास में आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी, मैंने एक दो बार आपको रिवाइज भी कराया है सीटों वाला। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर उनको बहुत आसान प्रश्न बनाना होगा तो वो डायरेक्टली नंबर ऑफ सीट्स पूछ लेंगे, नहीं तो इस तरीके से आपको दे देंगे, 4-5 स्टेट दे देंगे और सामने सीट दे देंगे और पूछेंगे कौन सा गलत है। तो प्लीज आप इस टॉपिक को मत छोड़िएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को याद करने में, लेकिन यहां से कई बार प्रश्न बने हैं, इसीलिए हमने यहां पर भी प्रश्न बनाया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जल्दी से राज्य के नाम दिए गए हैं, लोकसभा सीटें दी गई हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार। 42, 2, 14, 40। तो मैं आपको बता दूं यहां पे पूछा गया है गलत। गलत है, इनकरेक्ट है, तो यहां पे कौन सा इनकरेक्ट है, आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 42 सीटें नहीं है। कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। ठीक है, 25 सीट्स हैं। हम एक बार आंसर को भी देख लेते हैं। देखिए 25 सीट्स हैं। अब देखिए क्लास, यहां पर आप एक काम करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। यूपी की बात मैं कर रही हूं, लिखिएगा जरूर। थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे तो और आएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। ठीक है, गलत। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो कि कानपुर दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जो कि सिंगरौली दिया गया है। फिर आपको दिया गया डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मुरादाबाद। फिर आखिरी आपको दिया गया इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली। तो मैं बता दूं यहां पे रॉन्गली मैच्ड की बात की गई है, तो रॉन्गली मैच्ड आपका कौन सा है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, सी वाला। क्यों, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो है वो मुरादाबाद में नहीं है, वो बनारस में है। ठीक है, तो सी हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न यहां से बनेंगे ही बनेंगे, तो ये ऐसे प्रश्नों को मत गलत करिए। पहला आपका दिया गया है अब्दुल रहीम खाने खाना, फिर उसके बाद अब्दुल फजल, फिर बदायूनी, फिर आखिरी आपको दिया गया बर्नी। तो मैं बता दूं अकबरनामा की जब भी बात की जाती है तो अब्दुल फजल ने इसको लिखा था। जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, बी। बी इज द राइट आंसर। यहां पे व्याख्या दी गई है, आपको पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्लास, इसके पहले वाली क्लास में, ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली क्लास में टेस्ट में हमने डिस्कस किया था तारीखे फिरोज शाही, और मैंने आपको बताया था कि जो तारीखे फिरोज शाही है इसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तो ये भी चीज मैंने आपको तुरंत रिवाइज करा दी। तो अब याद रखिएगा, अगर तारीखे फिरोज शाही पूछेगा तो आप जियाउद्दीन बर्नी बोलेंगे। ठीक है, ये भी चीज यहां पर रिवाइज करा दी जल्दी से। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए क्लास, रोज हम 40 प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, 40 प्रश्न हम कवर करते हैं, उसके साथ कई तरीके के फैक्ट्स भी हम कवर करते हुए चलते हैं। कुछ क्लासेस में बहुत ढेर सारे फैक्ट्स मुझे बताने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उस टॉपिक से पेपर में प्रश्न बनते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे मैं ज्यादा फैक्ट्स नहीं बताती हूँ, व्याख्या नहीं बताती हूँ, दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाती हूँ। क्यों, क्योंकि वहां से उतने प्रश्न नहीं बनेंगे, जितने बनने हैं मैं बता देती हूँ, तो उसकी चिंता मत किया करिए। ठीक है, बस आप पढ़िए,
जहां पे भी डाउट हो आप मुझे बताइए। और जो आप कमेंट्स में बोलते हैं कि मैम इस टॉपिक को कवर करिएगा, किसी बच्चे ने बोला था मिनरल वाले टॉपिक को कवर करिएगा, आने वाले टेस्ट में हम वहां से भी प्रश्नों को ले आएंगे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और मैप जहां पर भी जरूरी होता है मैं मैप को इंक्लूड करती हूँ। आप लोग कह रहे थे मैम मैप को इंक्लूड करने के लिए, तो जहां पर भी जरूरत होती है आप खुद देखते होंगे मैं मैप लेके आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला राज्य दिया गया है, फिर सूची दी गई है, ठीक है। स्टेट और आर्कोलॉजिकल साइट दिया गया है, पंजाब, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, फिर मनपुर यहां दिया गया है, गणेश्वर दिया गया है, डेरावर दिया गया है और देसलपुर दिया गया है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। हम पंजाब की बात करते हैं तो वहां पे आपका डेरावर है, ठीक है, डेरावर। तो ए का थर्ड कहां दिया गया? अरे ये तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम दूसरे भी ऑप्शन को देख लेते हैं। राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट है आपका? गणेश्वर, ठीक है, बी का सेकंड। उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आपका मनपुर है, ठीक है, और गुजरात में देसलपुर। तो ए जो है वो सही उत्तर है। 3, 2, 1, 4 देख लेते हैं। देखिए गुजरात में देसलपुर, यूपी में मनपुर, फिर राजस्थान में गणेश्वर और पंजाब में जो कि पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पे देरावर। अगला प्रश्न देखिए, फिर ये है सूची 1 और सूची 2, यहां पे राज्यों के नाम दिए गए हैं, वहां पे मेगालिथिक कल्चर की बात की गई है। अब यहां पर देखिए क्लास, सबसे पहले तमिलनाडु दिया गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु में कौन सा मेगालिथिक कल्चरल आर्कियोलॉजिस्ट साइट है? कौन सी साइट है वहां पे? तो कोरकाई, ये एकदम सही है। ए का फर्स्ट होगा, ए का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है, ठीक है। हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में आपका है पलवई, बी का थर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद कर्नाटका में आपका है ब्रह्मगिरी और केरला में है पोरकलम। तो सी जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए ऐसे प्रश्न हो, ठीक है, और अगर मैंने तुरंत आंसर दे दिया तब तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, अपना आंसर दे लिया करिए, फिर देखिए मैम क्या आंसर देती। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है सी। देख लीजिए क्लास, सी सही उत्तर है, मैंने आपको बताया, ठीक है। केरल में पोरकलम, ठीक है, कर्नाटका में ब्रह्मगिरी, आंध्र प्रदेश पलवई और तमिलनाडु कोरकाई। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि ब्रह्मगिरी कहां पर है, तो याद रखिएगा कर्नाटका में है। ब्रह्मगिरी कहां पर है? कर्नाटका में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है बोला गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। पहला, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा, सिंधु सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? सी, ए और दोनों सी। अब क्लास मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी देखा है कि इसके पहले जो पेपर्स हुए हैं आपके, उसमें पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स आप उत्तर प्रदेश में बताइए, यूपी में बताइए। तो ये पॉइंट जो मैंने रेड उससे हाईलाइट किया है, इसको जरूर याद कर लीजिए, यहां से प्रश्न बने हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। और मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में भी आपको ये पॉइंट बताया था, याद रखिए। आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, मंडी, सनौली, सोटी उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी के स्थल है। सिंधु घाटी के स्थल जो भी उत्तर प्रदेश में है रट डालिए, कभी पेपर में प्रश्न गलत नहीं होगा। आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, मंडी, सनौली, सोटी और उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी के स्थल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। पेट क्वेश्चन, ये पेट क्वेश्चन है, कमीशन का पूछ ही लिया जाता है कभी ना कभी। हो सकता है करेक्ट पूछ ले, हो सकता है इनकरेक्ट पूछ ले, हो सकता है ईयर पूछ ले डायरेक्टली, तो बनते ही बनते हैं। तो यहां पे देखिए काशी, कोल, रामौसी और चुआर रिवॉल्ट दिया गया है और उसके सामने ईयर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा असत्य है। तो देखिए यहां पे असत्य कौन सा है, यहां पे असत्य आपका है चुआर।
ठीक है। चुआर 1820 दिया गया है, बल्कि ये 1766 के समय का है, ठीक है। और खासी 1829, कोल 1831, रामौसी 1822। ये एकदम सही है। मैंने जब इस तरीके के प्रश्न आपको इसके पहले वाले क्लास में कराया था तो मैंने आपसे पूछा भी था कि गारो, खासी, जयंतिया कहां पर है, तो आप लोग ने मुझे उत्तर भी दिया था। तो एक काम और करिए, उसका भी फिर उत्तर दे दीजिए, मतलब जो चीज पहले पूछी गई है उसको फिर रिवाइज करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। अगर नहीं मन कर रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का तो अपने माइंड में आंसर दे लीजिए। पर्पस फुलफिल होना चाहिए जो इस टेस्ट का है। तो यहां पे देखिए, जब भी हम चुआर विद्रोह की बात करते हैं, मैंने आपको बताया ये 1766 के समय का है, और यहां पे राजा जगन्नाथ इससे रिलेटेड है। खासी विद्रोह 1829, कौन? तीर्थ सिंह। याद रखिएगा, लीडर्स के भी नाम पूछ लिए जाते हैं पेपर में, ठीक है। खासी, तीर्थ सिंह। कोल विद्रोह, बुद्धू भगत, ये तो कई बार पूछा गया। कोल विद्रोह तो कई बार पूछा गया, 1831 से 32, बुद्धू भगत। रामौसी विद्रोह 1822, चित्तूर सिंह और प्रताप सिंह। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से हम और रिवॉल्ट्स को भी कवर कर लेंगे अगले क्लास में, ताकि पेपर तक जाते जाते आपका ये पोर्शन एकदम तैयार हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं और उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया गया है। सबसे पहले आत्मीय सभा की बात की गई है 1816, धर्म सभा 1830, नामधारी 1858 और देव समाज 1887। तो यहां पे क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, तो देखिए यहां पर स्टैटिक है बहुत। तो आत्मीय सभा की जब हम बात करते हैं तो ये 1815 है, ठीक है, ना कि 1816 है, ठीक है। जब हम धर्म सभा की बात करते हैं तो ये 1829 है, ठीक है। नामधारी 1857 और देव समाज आपका एकदम सही दिया गया है। देख लीजिए यहां पर नामधारी 1857, धर्म समाज 1829 और आत्मीय सभा 1815। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, याद रखिएगा। देव समाज आपका क्या हो गया? शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, अग्निहोत्री। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वो 1828 है, ये 1815 है, याद रखिएगा। ईयर को एक बार चेक भी कर लीजिएगा। और मिरातुल अखबार किसने लिखा है, किसने पब्लिश, किसकी पब्लिकेशन थी? इसका उत्तर बताइए। मैंने आपको आंसर बता दिया है, बस मैं चेक कर रही हूं आपको इतने फैक्ट्स याद हैं कि नहीं, ठीक है, बताइएगा मुझे। अगला प्रश्न देखिए 14th। अब हम 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेट लीडर? पहला आपको दिया गया केटी तेलंग, फिर आपको आरसी दत्त दिया गया है, फिर एमजी रहाणे दिया गया है, फिर अश्वनी कुमार दत्ता, इसको कर लीजिए, अश्वनी कुमार दत्ता। तो यहाँ पे कौन सा मॉडरेट लीडर नहीं है बोला गया है? तो अश्वनी कुमार दत्ता जो थे वो मॉडरेट लीडर नहीं थे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने डिस्कस किया था कि 1885 में क्या हुआ था, आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। आईएनसी को पहले सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? डब्ल्यूसी बनर्जी ने प्रिसाइड किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ कहां था? बॉम्बे में हुआ था। पहले ये सेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैला हुआ था, जिसकी वजह से सेशन को बॉम्बे कराया गया, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, आप याद रख सकते हैं, बकमई से, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी और मैंने बताया था यहाँ पे जो बा है वो क्या है? बॉम्बे है। देखिए क्लास जीएस मॉक टेस्ट 13 में मैंने गलती से इस बॉम्बे की जगह इसको बंगाल बोल दिया है, वो गलती से मैंने बोल दिया है, वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में पीछे सही लिखा था, वो मैंने बा से पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में बंगाल आ गया था, तो ये बॉम्बे है, ठीक है। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, इस चीज को आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद 905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वॉइसरॉय कौन था? उस समय वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो उस समय आपका वॉइसरॉय कौन था? मैंने कहा था डफरिन था, जिसने क्या कहा था कि माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर 907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे, नरम दल गरम दल एक बट गई थी, ठीक है। तो सूरत स्प्लिट हुआ था, याद रखिएगा 907 में। अच्छा, इतनी चीजें क्लियर हो गई। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी,
जब भी हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो आपके गरम दल वाले हैं, तो इसमें आपके 3 लोग आते हैं, लाल, बाल, पाल, ठीक है। लाल कौन है? लाला लाजपत राय, पंजाब से, ठीक है। बाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अरे सॉरी, बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और पाल कौन है आपके? बिपिन चंद्र पाल। ये इन तीनों का भी नाम आप याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहां देखिए, मैंने आपको बताया अश्विनी कुमार दत्त जो थे वो आपके एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है, वो मॉडरेट लीडर नहीं थे, और इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका की नाम था स्वदेश बांधव समिति। याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछ लेता है कि स्वदेश बांधव समिति किसने फाउंड की थी, तो अश्विन कुमार दत्ता ने। इतनी चीजें क्लियर हो गई, फैक्ट्स रिवाइज हो गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए प्रदान किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर। पहला आपको दिया गया प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई है। दूसरा आपकी बात किया गया संघीय न्यायालय की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, और तीसरा आपको दिया गया है केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, ऑल इंडियन फेडरेशन ऑफ द सेंटर। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे जो 3 चीजें दी गई है 1935 एक्ट की, वो एकदम सही है। तो यहां पे 1, 2, 3 तीनों सही है। याद रखिएगा, 2 एक्ट 1919 और 1935, ठीक है। 1919 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपकी डायरकी लगाई गई थी प्रोविंस में, ठीक है, और 1935 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे जो प्रोविंस में डायरकी लगाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया था, और इस डायरकी को अब सेंटर पे लगा दिया गया था। हिंदी वालों के लिए भी मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पे 1935 में क्या लिखा है, राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जो मैं आपको बता रही हूं डायरकी की बात इंग्लिश वालों के लिए। 1919 एक्ट के थ्रू जो डायरकी थी वो प्रोविंस में लगाई गई थी, लेकिन 1935 आते आते ये जो द्वैध शासन था, डायरकी थी, उसको प्रोविंस से खत्म कर दिया गया और उसको सेंटर पे लगा दिया गया। राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। और 1909 जिसको कि हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, इससे क्या किया गया था, इससे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। ये भी चीज मैंने इसकी पहले वाले क्लासेस में आपको बताया है। कभी प्रश्न पूछेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किस एक्ट में की गई थी, तो 909 जिसको कि हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। 1919 वाले को हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और 1935 को अभी हमने डिस्कस किया। 1935 से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना इस एक्ट के थ्रू हुई थी। पेपर में ये प्रश्न पूछ सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके के बारे में कहा दिया गया है 1935 के एक्ट में। इतनी चीजें क्लियर। चलिए हाँ, एक चीज और, यहाँ पे दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था भी कही गई थी। इसमें हो सकता है 1935 एक्ट से रिलेटेड 4 पॉइंट आपको दे दे और आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा किसके किसके लिए कही गई थी अलग निर्वाचन की व्यवस्था करने को, दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए, लेबर्स के लिए, ठीक है। ये भी चीज याद रखिएगा दिमाग में, सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन करते हुए चलिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न, थर्मोस्टेट किसके लिए एक उपकरण है। What is the thermostat a device for? मतलब थर्मोस्टेट डिवाइस का यूज क्या है, ये पूछा जा रहा है। पहला आपका है निकाय को अधिक तापमान प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड मोर टेम्परेचर टू द बॉडी। दूसरा है तापमान का विनियमन के लिए, फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। फिर सी है आपका तापक्रम मापने के लिए, फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। और आखिरी आपको दिया गया उष्मा मापन के लिए, फॉर एनर्जी मेजरमेंट। तो मैं आपको बता दूं, थर्मोस्टेट दिया है ना, थर्मो मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। थर्मोमीटर का क्या यूज होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो थर्मो की बात आ रही है तो टेम्परेचर की बात आएगी ही, लेकिन यहाँ पे स्टैट दिया गया है, ठीक है। तो बी आपका सही हो जाएगा, फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। तापमान का विनियमन के लिए थर्मोस्टेट का यूज होता है, बी सही है। टेम्परेचर का मेजर करने के लिए वो आपका थर्मोमीटर का यूज होता है, ठीक है। बी जो है वो आपका सही है।
17 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला आपको दिया गया है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। बोथ एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर कंट्रोल्स द टेम्परेचर। दूसरा दिया गया है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। बोथ कंट्रोल्स द ह्यूमिडिटी। तीसरा दिया गया दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। बोथ कंट्रोल द स्पीड ऑफ द विंड। और आखिरी दिया गया है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं जो एयर कंडीशनर होता है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, बट जो एयर कूलर होता है, जो एयर कूलर हम लोग कूलर का यूज करते हैं ना, इट कैन नॉट कंट्रोल द ह्यूमिडिटी। आप देखिए अक्सर हम लोग ने ये कहते हुए सुना होगा कि इतनी गर्मी हो रही है ना, इतना ह्यूमिड वेदर है ना कि जो कूलर है वो काम नहीं कर रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा, अक्सर गर्मी में जब बारिश वाला समय आता है तो लोग कहते हैं कूलर का काम नहीं। अब इस समय ना कूलर नहीं काम करता है क्योंकि कूलर ह्यूमिडिटी को नहीं कंट्रोल कर पाता है, लेकिन जो आपके एसी है, एयर कंडीशनर है, वो ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर लेती है, रेगुलेट कर लेती है। रेगुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा प्रश्न ना, जो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो आप थोड़ा सा ना अपना प्रैक्टिकल नॉलेज यूज करके भी लगा सकते हैं। साइंस के क्वेश्चंस, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स को अलग से। आप थोड़ा सा भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यूनिवर्स, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर आर्गन। तो यहां पे आपका सही उत्तर है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हमने पूरे यूनिवर्स की बात की है। अब देख लीजिए यहां पे एक्सप्लेनेशन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व H2 है, जबकि हम जब भूपृष्ठ की पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व की बात करते हैं तो वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है विच इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। कभी अगर खाली अर्थ क्रस्ट की बात किया गया तो आप ऑक्सीजन लगाएंगे। कितना? 46.6% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इतनी चीजें समझ में आ गई। और ऑक्सीजन के बाद आपका एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, लेकिन हमने यूनिवर्स की बात की थी, इसी वजह से आंसर आपका हाइड्रोजन था। अब मुझे ये बताइए एक बहुत ही आसान सा प्रश्न, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? एटमॉस्फेयर की बात की है मैंने, ठीक है, वायुमंडल की बात मैंने की है। चलिए अगला 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट टेक्निक फॉर द इरिगेशन फ्रॉम द वेल? पहला है रहट, फिर दूसरा है चरसा, फिर है बलदेव बाल्टी और आखिरी है ढिकली। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है बच्चों के लिए नया होगा, तो मैं आपको बता दूं जो ढिकली है वो आपकी एंशिएंट टेक्निक नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आप ढिकली की फोटो देखिए, ये इस तरीके से पानी निकाला जाता है बाल्टी से, कुएं से, तो ढिकली इज नॉट अ पार्ट। अगला हम देखते हैं 20वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है कर लीजिए, सी नहीं है इसको क्लास, इसको सही करिए, ठीक है, सही कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला आपको दिया गया है यूक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरिन हैज अ येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। दूसरा आपको दिया गया है यूरोक्रोम पेट में इंसुलिन के टूटने से बनता है, इससे पहले हीमोग्लोबिन का टूटना होता है। यूरोक्रोम इज फाउंड थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन इन द स्टमक प्रिसीडेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पे सही पूछा गया है ना, तो यहाँ पे खाली एक सही है। जो यूरिन है उसका येलो कलर किसके प्रेजेंस से होता है? यूरोक्रोम के प्रेजेंस से होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यूरोक्रोम इज फॉर्म्ड थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन, नहीं, इंसुलिन की वजह से नहीं फॉर्म होता है। बाइल पिगमेंटेशन, बाइल पिगमेंट जो है आपका, जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो यूरोक्रोम फॉर्म होते हैं, और इनके ब्रेकडाउन के पहले हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे व्याख्या में बहुत अच्छे से लिखा है, तो मैं इसको आपको बता दूं। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम लिवर में पित्त वर्णक, जिसको कि हम बाइल पिगमेंट्स कह रहे हैं, कि टूटने से बनता है, इससे पहले हीमोग्लोबिन का टूटना होता है। तो समझ में आया? पित्त वर्णक, ठीक है, बाइल पिगमेंट जिस कहां टूटता है? लिवर में जो प्रेजेंट होता है वो टूटता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 21वां प्रश्न।
यकृत और पेशियों में ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यकृत और पेशियों में ऊर्जा किस रूप में, किस रूप में, प्लीज क्लास इसको करेक्ट करिए, किस रूप में, किस रूप में संचित रहती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज, लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ग्लाइकोजन। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। प्रश्न में जो गलती है उसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए क्या लिखा है, ग्लूकोज जो होता है वो हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन का मुख्य स्रोत होता है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तो यह इसे यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित करता है, और ग्लूकोज का यह संग्रहित रूप कई बार ग्लूकोज अणुओं से बनता है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा चीजें, व्याख्या बहुत ही सिंपल उसमें लिखी है, मैंने इसलिए पढ़ भी दिया आप लोगों के लिए। तो ग्लाइकोजन। चलिए अगला देखिए, जैविक 7 क्या है, आपका स्टेरोल है, कृत्रिम रोबोट है, सैटेलाइट है या फिर हार्ट है। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है, हार्ट है। सही उत्तर क्या है क्लास, डी, डी इज द राइट आंसर। ये पूछा गया प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है, ये एक कृत्रिम हार्ट है, आर्टिफिशियल हार्ट है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मेरुमज्जा, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलियम, पोन्स या फिर सेरेब्रम। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन आपका क्या है, सेरेब्रम। डी जो है, डी देख लीजिए क्लास, डी आपका सही उत्तर है। अब यहां देख लीजिए आप लोग एक बार, ये क्या है, सेरेबेलियम है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है वो क्या है आपका, सेरेब्रम है, दिख रहा है। यहां पे आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। अब पेपर में आपसे पूछता है कि सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, ये सेरेब्रम, इसका मेन पर्पस क्या होता है, आप लॉजिकली सोचते हो, थिंक करते हो, चीजों को सोचते हो, समझते हो, याद रखते हो, सब सेरेब्रम का हिस्सा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका सेरिबेलियम है, जो पीछे यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेरिबेलियम, ठीक है। जब भी कोई इंसान अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो सबसे पहले किस पे स्ट्राइक होता है, सेरिबेलियम पे। और सेरिबेलियम का क्या रोल रहता है, बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है। तो जब भी इंसान लिकर या कोई भी ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो वो प्रॉपरली नहीं वॉक कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसके सेरिबेलियम पे इफेक्ट पड़ता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ है, ये देखिए, ये रहा, ये वाला दिख रहा है मेडुला ऑब्लंगाटा। ये किसी चीज को खाने में, स्वेल मतलब घोटने में या वॉमिटिंग में किसका रोल होता है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा का रोल होता है। हाइपोथैलेमस और ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस इमोशंस को, एंगर को, लव को, इन सब फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो इतनी चीजें दिमाग में बना के रखिएगा, अगर पेपर में प्रश्न यहां से बनता है तो देख लीजिएगा, सही जाएगा। वैसे मैंने ये सब पॉइंट्स आपके इसके पहले वाले टेस्ट में भी डिस्कस किए हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि टेस्ट पहली बार देख रहा है और पहले के टेस्ट उसने नहीं देखे हैं तो आप उन टेस्टों को भी देख लीजिए। अरे यार यूट्यूब पे फैसिलिटीज होती है, इंटू 2 करो वीडियो की स्पीड, इंटू 2 करो, इंटू 1.75 कर लो, और आराम से जो आपका 1 घंटे का लेक्चर है उसको आप 30 to 45 मिनट्स में कंप्लीट भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए 24 प्रश्न को हम देखते हैं। जब कोई बाहरी वस्तु रक्त संचार प्रणाली में प्रवेश करती है तो प्रतिक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? When a foreign body enters into the blood circulatory system, the reaction is started by, पहला आपका दिया गया है पीयूष ग्रंथि जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, फिर आपका दिया गया है WBC, फिर सेरिबेलम दिया गया है, फिर हाइपोथैलेमस दिया गया है। तो एक चीज याद रखिए, जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर करती है ब्लड में तो सबसे पहले रिएक्शन आपका WBC में होना स्टार्ट होता है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। लास्ट क्लास में हमने, लास्ट टेस्ट में हमने RBC से रिलेटेड एक प्रश्न को डिस्कस किया था, और आज हम क्या करेंगे, वही वाले प्रश्न को, मतलब सेम एज इट इज नहीं, पॉइंट्स के थ्रू हम उसको रिवाइज करवा देते हैं आपको, ताकि WBC और RBC का कॉन्सेप्ट आपका आज एकदम क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। क्लियर मतलब ये नहीं क्लियर हो जाए, क्लियर मतलब चीजें समझ में आ जाए। अगर पेपर में प्रश्न बने तो आप आसानी से करें। तो देखिए RBC रेड ब्लड सेल, ठीक है, WBC व्हाइट ब्लड सेल,
ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आरबीसी सेल्स जो होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसके लिए हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट्स याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इसमें इंग्लिश और हिंदी का कोई खेल नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एरिथ्रोसाइट्स और वो ल्यूकोसाइट, याद रखिए क्लास, इसमें हिंदी और इंग्लिश वाला खेल नहीं है। फिर देखिए आरबीसी जो होती है वो बाइकॉन्केव डिस्क के शेप की होती है, पेपर में नहीं पूछता है, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। और ये एक इर्रेगुलर शेप की होती है, डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन इसका कॉन्केव डिस्क की तरह, डिस्क देखा है ना आप लोग ने, डिस्क की तरह इसका शेप होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, ठीक है, और ये आपका 12 से 20 दिन का। डब्ल्यूबीसी जो है वो 12 से 20 दिन में बनती है, मतलब डिस्ट्रॉय होती है, बनती है, डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, जल्दी जल्दी। लेकिन आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, जो उसका समय है वो 120 दिन है, ठीक है। आरबीसी के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योरिटी के बाद, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट एग्जामिनर तब पेपर में इंक्लूड करेगा जब उसको पेपर को डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा, पेपर के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में मैच्योरिटी लेवल के बाद कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में आपके एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस। एक एक्सेप्शन है आरबीसी का, जब हम कैमल की बात करते हैं, ऊंट की बात करते हैं, तो ऊंट के आरबीसी में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऊंट की बात करें, कैमल की, तो इसको ऐसे ही याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दिस सेल अपीयर्स रेड इन कलर, पेपर में कई बार पूछा गया है, हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को रेड कलर इंपार्ट करती है, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से ब्लड का रेड कलर होता है, तो ये सही है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दीज सेल्स अपीयर रेड इन कलर, जो आरबीसीज हैं वो आपके रेड अपीयर होने लगते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। दीज आर कलरलेस एज दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल, ये आपके कलरलेस होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती है, 12 से 20 दिन का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस होता है। क्यों इनके पास कोई कलर क्यों नहीं होता, ये कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होती। आरबीसी के पास आपके हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि उसको रेड कलर इंपार्ट करते हैं। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो, बोन मैरो में आरबीसीज आपकी बनती है, लेकिन जब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की तो ये बोन मैरो में भी फॉर्म होती है, लिम्स में भी फॉर्म होती है और स्प्लीन में भी, बॉडी में स्प्लीन में भी फॉर्म होती है, लिम्स में भी फॉर्म होती है और बोन मैरो में भी फॉर्म होती है, याद रखिएगा चीजों को। द कंपोनेंट ऑफ आरबीसी सेल्स आर हीमोग्लोबिन, हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स आर एंटीबॉडीज, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज जो है वहां पे एंटीबॉडीज होती है, इसीलिए बोला जाता है कि जब डब्ल्यूबीसी घटने लगता है तो बॉडी की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी एंटीबॉडी क्या होती है, लड़ने की क्षमता होती है ना बॉडी की, जो बाहर के फॉरेन जो इतने भी चीजें हैं उनसे किस तरीके से बॉडी लड़ती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। दीज सेल्स मेक अप अराउंड 36 to 50% ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब जो ह्यूमन ब्लड आपके 3 चीजों से मिलकर बना रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वही वाला जब डेंगू वाला मच्छर काटता है तो प्लेटलेट्स घटने लगता है, तो वो हम बहुत डीप हो जाएगा, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो ब्लड के कंपोजिशन में 36 to 50% रोल किसका होता है, आरबीसी का होता है, ठीक है। और 1% जो होता है दे मेक 1% डब्ल्यूबीसी, ठीक है। लो काउंट ऑफ आरबीसी रिजल्ट इन एनीमिया। अब ऑफकोर्स सी बात है, अगर आरबीसी रेड ब्लड सेल नहीं होंगे, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, ठीक है। एंड लो काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी रिजल्ट इन ल्यूकोपेनिया, ठीक है, जो कि एक तरीके की थोड़ा सा कैंसरस डिजीज होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाऊं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी इंग्लिश के जंजाल में मत फंसिएगा, मैंने हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपका मेन पर्पस यही है कि हम कितनी नॉलेज गेन कर लें और अपने पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म कर लें क्लास, ठीक है। अपने आप को बिल्ड करिए, आप किसी से कम नहीं है, कभी भी लैंग्वेज की वजह से ना अपने आप को डिस्क्रिमिनेट मत करिए। मैं फिर आपसे ये बात कहूंगी, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो ठीक है, एक ऑफिसर को हर चीज आनी चाहिए और मुझे पता है कि आप लोग सब चीज सीख भी रहे होंगे। चलिए, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया बहुत ही अच्छे से, एक एक चीजों को डिस्कस कर लिया। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो वहीं से बनेगा, उससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं बनेगा।
अब देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जनजाति के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीईओ हो, चाहे आरओएआरओ हो, ट्राइब्स पूछता है। वर्ल्ड के ट्राइब्स भी पूछता है, भारत के ट्राइब्स भी पूछता है। यूपी स्पेशल से पूछना होगा तो यूपी के ट्राइब्स पूछ लेता है, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कशन किया है। अगर आपने नहीं देखी है पहली वाली क्लास तो देखिए उसको। अब देखिए, सबसे पहले मसाई दिया है, फिर बददू दिया है, फिर एस्किमो दिया है, फिर बुशमैन दिया है। ठीक है, तो एस्किमो जो है वो आपका कनाडा में है, सी का फर्स्ट 3 जगह दिया है। ठीक है, मसाई जो है वो केनिया में है, तो बी का सेकंड, तो ये आपका एक ही जगह दिया है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं, जो आपका बददू है वो आपका कहां का हो गया, सऊदी अरेबिया का। ठीक है, और बुशमैन आपका बोत्सवाना, बुशमैन कलाहारी भी दिया रहता है, बुशमैन कलाहारी बोत्सवाना। तो यहां पे आप लोग एक बार देख लीजिए जो मैंने आपको बताया है, बी आपका सही उत्तर था, बी बताया गया था उत्तर आपको। देखिए बी आपका सही उत्तर था, यहाँ पे सामने सामने देख लीजिए, मसाई केनिया, बददू सऊदी अरेबिया, एस्किमो कनाडा और बुशमैन बोत्सवाना। पेपर में कलाहारी डेजर्ट की भी बात की रहती है और बोत्सवाना में कलाहारी डेजर्ट है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। 26 देखिए, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस देश में है? Which country has the highest percentage of aged population in एशिया? पहला इंडोनेशिया, फिर भारत, मलेशिया, देन श्रीलंका। तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एज्ड पॉपुलेशन एशिया में कहां पर है? श्रीलंका में है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहां पे क्या दिया गया, देश दिया गया है, पोत निर्माण केंद्र दिया गया है। ठीक है, और पूछा गया है आपका कौन सा सही है। तो पहला आपका दिया गया फ्रांस तुलोन, फिर रूस ओहियो, फिर यूके ब्रेमेन, फिर अमेरिका डांडी। तो मैं आपको बता दूं यहां का सही उत्तर आपका ए है। ठीक है, ए जो है वो सही है। जो फ्रांस में आपका तुलोन है, देखिए यहां पर लिखा है फ्रांस में तुलोन है। ठीक है, यूके में आपका डंडी है। ठीक है, यूएसए में ओहियो है और जर्मनी में ब्रेमेन है। तो ये चीज याद रख लीजिए, ये भी पेपर में पहले पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए हमने इसको यहां पे इंक्लूड किया है। तो याद रखिएगा, यूके में नंडी, यूएसए ओहियो, फ्रांस तुलोन, जर्मनी ब्रेमेन। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वां प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहां है? वेयर इज द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लोकेटेड? पहला उत्तर प्रदेश दिया गया है, देन बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश। जहां पर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है वहीं पर आपका ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी है, मध्य प्रदेश में। 29वां क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर? सबरी, मंजरा, इंद्रावती, हंसदेव। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो आपका है हंसदेव। हंसदेव जो है वो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये है महानदी की। किसकी है? महानदी की। ठीक है, डी का अब वो जो है महानदी, याद रखिएगा। यहां पे देख लीजिए एक बार, गोदावरी नदी की सहायक नदियां वर्धा, वेनगंगा, याद रखिएगा वेनगंगा किसकी है ट्रिब्यूटरी? गोदावरी की। मनेर, सबरी, पूर्णा, मंजरा, दरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ताल एवं मंजरा। जबकि हंसदेव जो है वो आपकी महानदी की सहायक नदी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, याद कर लीजिएगा यहीं पे, ताकि आपको फिर गोदावरी नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो आप गलत नहीं करेंगे। अब आपने देखा इसके पहले वाले टेस्ट में हमने दामोदर रिवर की बात की थी और आज हमने गोदावरी रिवर की बात कर दी। ऐसे ही हम रिवर सिस्टम को भी क्वेश्चन के फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे। 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या लेटराइट मृदा के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल? पहला है लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। दूसरा है इसमें आयरन और सिलिका की कमी होती है, इट इज डेफिशिएंट इन आयरन एंड सिलिका। तो मैं आपको बता दूं यहां पे पूछा गया है ट्रू, सही कौन सा है? तो लेटराइट सॉइल इज डेवलप्ड इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये सही है, लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है, आयरन और सिलिका प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो यहाँ पे खाली केवल एक सही होगा, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। इसमें आयरन और सिलिका प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो लेटराइट सॉइल होती है ना, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज यूज्ड टू मेक द ब्रिक्स बिकॉज ऑफ हाई आयरन कंटेंट, याद रखिएगा आप लोग। अब 31st क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना कब प्रारंभ हुई थी? वेयर वॉज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? व्हेन वाज द, वेयर वॉज नहीं, व्हेन वाज द, इसको करिए क्लास, सही करिए चीजों को, यहाँ पे व्हेन वाज द, व्हेन वाज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? 5 अप्रैल 2016, 15 अगस्त 2015, 25 सितंबर 2014 या फिर 23 मार्च 2017? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपका? 5 अप्रैल 2016 को आपके स्टैंड अप इंडिया योजना स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री द्वारा। अगला 32nd क्वेश्चन देखिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अतिशेष निधि जमा करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर के रूप में जाना जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन अ डिपॉजिट ऑफ सरप्लस फंड्स बाय द कॉमर्शियल बैंक इज नोन एज। सबसे पहला है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है रिजर्व रेपो रेट और आखिरी है आपका बैंक रेट। तो मैं आपको बता दूं बैंक रेट होगा यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट थोड़ा सा डिस्कस किया है, CRR SLR, तो आप देख सकते हैं पहले वाली क्लासेस, वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला देखिए 33वां, रेगुलेटरी बॉडी दी गई है, यहाँ पे नियामक संस्था दी गई है और सूची 2 में आपके सेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएंगे तो आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले RBI दिया गया है, तो आपको पता है जो RBI है वो भारत का सेंट्रल बैंक है। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया है RBI किस एक्ट के थ्रू इसका गठन हुआ था। जल्दी से रिवाइज करो, अपने मन में आंसर दो, नहीं तो कमेंट में आंसर दो, जैसा मन करे वैसा करो, ठीक है। तो RBI जो है वो सेंट्रल बैंक है और इसका पर्पस क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। तो ए का थर्ड, वाह ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। जब ना मैच द कॉलम का प्रश्न लगाओ पेपर में और आपको एक भी ऑप्शन आता हो और उस ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर मिल जाए ना, तो उससे ज्यादा खुशी तो एग्जाम में किसी भी चीज में नहीं मिलती, मतलब बहुत खुशी मिलती है, अरे वाह कितना आसान था। अब भले और आता हो चाहे ना आता हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो चीजें बताना मेरा कर्तव्य है आप लोगों को। तो सेबी की बात अगर हम करें तो सेबी क्या करता है? कैपिटल मार्केट को, पूंजी बाजार को रेगुलेट करता है, ठीक है। AMFI की हम बात करें तो AMFI क्या करता है? ये म्यूचुअल फंड्स की बात करता है, ठीक है। और हम लोग IRDAI की बात करें तो ये क्या करता है? ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। तो 3, 1, 2, 4 सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, एक काम आप लोग करिएगा, सेबी, SBI, ठीक है, फिर इसके बाद नाबार्ड, फिर ये आपका हो गया RBI, ये सब इंस्टीट्यूट कब एस्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट उसको एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में प्रश्न यहां से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसी प्रश्न के साथ, या फिर कोई अगर बहुत तेज बच्चा हो, बहुत मेहनती इंसान हो, तो कमेंट बॉक्स में बता दे मुझे। अब 34 प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का ओपन मार्केट ऑपरेशन संदर्भित करता है। द ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिफर्स टू द खुले बाजार में उत्पाद की खरीद और बिक्री, खुले बाजार में उत्पाद की नीलामी, विदेशी मुद्रा का लेन देन या प्रतिभूतियों में व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन ओपन मार्केट, ऑक्शनिंग प्रोडक्ट इन ओपन मार्केट, ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। तो यहां पर क्या होगा सही उत्तर आपका? डी, प्रतिभूतियों में व्यापार, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। जब भी हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास 2 टूल होते हैं, मतलब RBI के पास 2 टूल है, एक क्वालिटेटिव टूल है, एक क्वांटिटेटिव टूल है, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल है जिसके के थ्रू वो क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, चीजों को रेगुलेट करता है। क्वांटिटेटिव टूल्स में आपके रेट्स आ जाते हैं, जैसे रेपो रेट आ गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, SLR हो गया, CRR हो गया। क्वालिटेटिव टूल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका OMO हो गया, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। मेनली इसमें हम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की बात करते हैं। 35th क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। पहला आपको दिया गया है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, रियो सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन, फिर स्टॉकहोम सम्मेलन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं तो ये 1987 है, ठीक है। रियो सम्मेलन कब है? 1992, जिसको कि हम अर्थ समिट भी कहते हैं, याद रखिएगा 1992। हेलसिंकी सम्मेलन आपका कब है? 1974।
1974 और स्टॉकहोम 1972। तो इसको अरेंज करिए क्लास। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा 1972 4, ठीक है, फिर उसके बाद 3 4 3 1 2, ये बी जो है वो आपका सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किस चीज से रिलेटेड है बताइए मुझे, कमेंट में बताइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, वियना कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये 3 पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तीनों को याद रखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर आंसर नहीं पता है तो नेट पे सर्च करिए, पेपर में यहां से प्रश्न बनता है। देख लीजिए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, हेलसिंकी सम्मेलन 1974, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सम्मेलन 1987 और रियो सम्मेलन 1992। अगला प्रश्न हम देखते हैं 36। धुएं का मिश्रण, द स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ ठोस गैस के साथ मिश्रित, ठीक है, सॉलिड मिक्स्ड विद गैस, मतलब सॉलिड और गैस का मिक्सर। गैस के साथ मतलब 2 गैस एक साथ मिक्सचर बनाएंगे। फिर दिया गया गैस ठोस के साथ मतलब गैस विद सॉलिड, और फिर आखिरी आपको दिया गया है तरल और ठोस के साथ मिश्रित गैस, मतलब गैस विद अ लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो जब भी हम स्मोक की बात करते हैं, स्मोक में आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ना पूरी तरीके से ना जला हुआ जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी स्मोक में प्रेजेंट होते हैं। धुआं को एक जगह कैप्चर करो तो उसमें तुम्हें सॉलिड्स भी दिखेंगे, ठीक है, जिसको कि हम एयर पार्टिकुलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको दिखेगा वहां पे। डी जो है वो आपका सही है। 37 प्रश्न को देखिए, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने कपास की संकर किस्म विकसित की थी? विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन? पहला है चीन, अमेरिका, भारत या फिर पाकिस्तान। बहुत ही आसान है, हमारा जो भारत है वो पहला ऐसा देश था जिसने की हाइब्रिड कॉटन वैरायटी ऑफ कॉटन डेवलप किया था। चलिए अगला देखते हैं हम। श्रृंगी ऋषि मंदिर कहां स्थित है? वेयर इज श्रृंगी ऋषि टेम्पल सिचुएटेड? महोबा, आजमगढ़, फरुखाबाद या फिर महाराजगंज? तो श्रृंगी ऋषि टेम्पल जो है वो कहां पर लोकेटेड है आपका? फरुखाबाद में। सी, जो सी है वो सही उत्तर है आपका। 39 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देवराहा बाबा आश्रम बहराइच, ददीची कुंड मथुरा, बहु बेगम मकबरा अयोध्या, भारत माता मंदिर प्रयागराज। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे खाली एक सुमेलित है, वो कौन सा है? बहु बेगम मकबरा जो है वो अयोध्या में है। देवराहा बाबा के आश्रम की हम बात करते हैं तो वो कहां पर है? देवरिया में है। ददीची कुंड कहां पर है? सीतापुर में है। बहु बेगम मकबरा अयोध्या में, और भारत माता मंदिर वाराणसी में। याद कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल से प्रश्न यहां से बनते हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, ठीक है, 40वां प्रश्न बताइए, देखिए इसको ध्यान से। 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तीसरे स्थान की बात की गई है। उत्तर प्रदेश में 3rd प्लेस पे कौन सा रिलीजियस कम्युनिटी है? ठीक है, ये पूछा गया। पहला आपको ईसाई दिया है, फिर सिख दिया है, फिर बौद्ध दिया है, फिर मुस्लिम दिया है। तो यहां पे जो सही उत्तर क्या है वो है बौद्ध। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो क्लास आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया। जहां पर व्याख्या की जरूरत थी वहां पे मैंने आप लोगों को व्याख्या भी दी। ठीक है, जहां पर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन था उसको भी हमने डिस्कस किया। आप खुद देख रहे होंगे इन 40 प्रश्नों में हमने ज्योग्राफी के प्रश्न, पॉलिटी के प्रश्न, हिस्ट्री के प्रश्न, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न, सारे प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इसी तरीके से हम इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट, लाइक, कमेंट जरूर बता दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत होती है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। आप में से कुछ बच्चों ने कहा है मिनरल्स के क्वेश्चंस को ऐड किया जाए, वो मैं करूंगी। जहां पे भी मैप की बात आती है, जहां पे भी मैप का यूज होता है वहां मैं मैप का यूज करती हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई अच्छे कमेंट्स आपको देने हो, मतलब जो कि हमारे पढ़ाई से रिलेटेड हैं, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट अगर आपको कुछ बताना है, मुझे कुछ कन्वे करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।